हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल मनोविज्ञान की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के सिद्धांत को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में अवगत कराया था। तो दोस्तों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं बीएफ स्किनर। आज हम लोग बीएफ स्किनर की थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी थ्योरी है। आपके हर एक एग्जाम में इनकी थ्योरी से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इनके सिद्धांत का क्या नाम था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये इनके सिद्धांत का नाम था। 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहीं से टीचिंग एग्जाम में बन जाता है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर। इनका पूरा नाम था बीएफ स्किनर। दोस्तों, क्रिया का मतलब होता है कोई क्रिया करना, प्रसूत का मतलब आगे ले जाना। क्रिया का मतलब होता है क्रिया करना, उस क्रिया को आगे ले जाना। यही इनका सिद्धांत था, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और देख लेते हैं 2-4 चीजें। इनके सिद्धांत के अन्य कौन कौन से नाम हैं? साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इनके सिद्धांत को इस नाम से भी जानते हैं। नैमित्तिक या यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, ये भी इनके सिद्धांत के नाम को जानते हैं। 2018 यूपी टेट में ये पूछ चुका है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अधिकतर बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, क्योंकि सबने पढ़ रखा है कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को सिद्धांत को दिया है। लेकिन आप इनके उपनाम भी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बना देते हैं। तो ये 2018 में पूछ चुका है, नैमित्तिक अनुबंधन। और इनकी थ्योरी, इन्होंने आरएस थ्योरी यानी कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी दी, और अभिक्रमित अनुदेशन अनुबंधन सिद्धांत, ये भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं, इतना आप लोग याद रखना। थॉर्नडाइक जी ने क्या बताया था? मैंने कल की थ्योरी में आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी थी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और स्किनर ने आरएस थ्योरी दी, यानी कि अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। जस्ट उसका अपोजिट बोला है। तो दोस्तों, इनका प्रयोग, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या इनका प्रयोग था। इनका प्रयोग चूहों और कबूतरों पे था। थ्योरी को शुरू करने से पहले इनका प्रयोग क्या था उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। स्किनर ने क्या किया? स्किनर ने प्रयोग अपना किया था किस पे? चूहे और कबूतरों पे। चूहे और कबूतरों पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। प्रयोग क्या था इनका, देख लेते हैं एक बार, समझेंगे। इनका प्रयोग था, इन्होंने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स में एक जाने का रास्ता बनाया और एक बाहर निकलने का। और ये जो रास्ता था ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, ऐसे ऐसे करके ऐसे रास्ता था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले ऐसे ही बॉक्स में चूहों को छोड़ा तो चूहा थोड़ी दूर तक जाता है, फिर वापस निकल आता है, क्योंकि ये जो रास्ता था बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक था और बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था। तो थोड़ी दूर तक कोई भी चूहा गया, फिर वापस आ गया। फिर इन्होंने क्या किया कि आगे इसी रास्ते पे एक यहाँ पे ब्रेड का टुकड़ा लगाया, एक ये रोटी का टुकड़ा लगाया, एक ऐसे ऐसे करके ये पूरा यहाँ से वैसे ब्रेड के टुकड़े लगाते चले गए। और इन्हीं ब्रेड के टुकड़ों के पास इसको एक लाइट से अटैच कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया? चूहे को अंदर छोड़ा। चूहा चला, आगे देखा तो एक रोटी का टुकड़ा उसे दिखा। उसने रोटी का टुकड़ा खाया। जैसे ही उसने रोटी का टुकड़ा खाया, लाइट जली। लाइट जलने के बाद उसको दूसरा रोटी का टुकड़ा दिखा। वो दूसरे रोटी के टुकड़े को पाने की कोशिश किया, दूसरा खाया, फिर लाइट जली। ये ऐसे करते 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 चूहा फाइनली बाहर निकल जाता है। तो इस सिद्धांत से क्या सिद्ध होता है? इस सिद्धांत से यही सिद्ध होता है कि इन्होंने ये जो रोटी का टुकड़ा लगाया, ये क्या था? ये था एक तरीके का पुनर्बलन। इन्होंने पुनर्बलन पे पूरी बात कही है। इन्होंने ये बताया है, इनका मानना था, स्किनर का मानना ये था कि जब हम कोई भी क्रिया, जब हम किसी क्रिया को सीखते हैं तो सीखने की गति एक जैसी रहे, वो मंद ना हो। तो उसके लिए समय समय पर
पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, जिससे सीखने की गति कभी कम नहीं होती, सीखने की गति तीव्र रहती है। और इन्होंने पुनर्बलन को दो प्रकार बताया, पुनर्बलन के दो प्रकार बताए, एक बताया पॉजिटिव पुनर्बलन यानी कि सकारात्मक, एक बताया नकारात्मक। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। आप लोग अभी इतना जान गए होंगे कि इनका प्रयोग क्या था, क्योंकि प्रयोग को इनके मैंने अपनी स्लाइड में नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अब एक एक करके देखेंगे स्किनर की थ्योरी। स्किनर ने अपने सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया, स्किनर ने अपने सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पहले उनसे अनुक्रिया करानी चाहिए, फिर अनुक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन का यूज करना चाहिए। अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ज़्यादा महत्व दिया। इनका मानना क्या था? इनका मानना ये था कि पहले बच्चे को अनुक्रिया करानी चाहिए, पहले अनुक्रिया करानी चाहिए, फिर अनुक्रिया की गति को तीव्र करने के लिए पुनर्बलन देना चाहिए। मतलब क्या है? जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों से बोला कि आप लोग कल 10 तक पहाड़ा याद करके लाना, तो फिर सुनाना आके, फिर मैं आपको टॉफ़ी दूंगा। आपने ये चीज़ बच्चों से बोली, तो आपने पहले क्या किया? पहले उनसे अनुक्रिया कराई, यानी कि जब बच्चा अगले दिन विद्यालय आता है पहले, तब वो आपको 10 तक पहाड़ा सुनाता है, 10 तक पहाड़ा सुनाने के बाद आप उसको टॉफ़ी देते हैं। यानी कि आपने पहले उससे अनुक्रिया कराई, बाद में उसे स्टिमुलस यानी कि टॉफ़ी, यानी कि एक तरीके से स्टिमुलस को इसको पुनर्बलन भी बोल सकते हैं, उसको पुनर्बलन मिला। यानी कि पुनर्बलन उसको क्या मिला कि उसके माइंड में ये सेट था कि अगर मैं 10 तक पहाड़ा सुनाऊंगा, 10 तक टेबल सुनाऊंगा तो मुझे टॉफ़ी मिलेगी। तो इनकी थ्योरी यही थी। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये भी याद रखिए आप लोग। इनकी कुछ पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक इनकी कौन है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इनकी पहली पुस्तक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इनकी पहली पुस्तक है। एक इन्होंने पुस्तक दी है वर्बल बिहेवियर, एक दी है इन्होंने बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिजनिटी, एक इन्होंने दी है साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये याद रखना, एक ये द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और वर्बल बिहेवियर, ये दोनों पुस्तकें आपके परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पुनर्बलन पे ज़्यादा जोर दिया, कि इनका यही मानना था कि जब बच्चा अनुक्रिया करेगा उसके सीखने की गति मेंटेन रहे, सीखने की गति को मेंटेन रखने के लिए उसे समय समय पर पुनर्बलन दो। जब उसे समय समय पर पुनर्बलन दिया जाएगा तो उसके सीखने की गति कभी कम नहीं होगी और सीखने की गति वैसे ही रहेगी। तो वही चीज़ आगे लिखी है। पुनर्बलन के संबंध में यह बताया कि वह उद्दीपक जो बालकों को सीखने की गति को बढ़ाता है उसे पुनर्बलन कहते हैं। ये पुनर्बलन की डिफिनीशन दी है कि बिल्कुल सही बात है, जो बालकों की सीखने की गति को बढ़ाता है उसे पुनर्बलन कहते हैं। अब वो पुनर्बलन हो किसी भी प्रकार का सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। आगे वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्रयोग के आधार पर पुनर्बलन कितना होता है? 2 प्रकार का। वैसे तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन प्रयोग के आधार पर पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सतत, दूसरा होता है आंशिक। और आंशिक पुनर्बलन के अंतर्गत 2 प्रकार के आते हैं, आनुपातिक और अंतराल। ये चीज़ें अभी आपको नहीं ध्यान देना है, केवल आप इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ, आंशिक के अंतर आनुपातिक और अंतराल होता है। ये चीज़ जब एक पुनर्बलन की क्लास हम अच्छे से खुद निजर्व पुनर्बलन की क्लास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं। अभी सतत में भी कुछ टाइप हैं। अभी आप इतना जानिए कि पुनर्बलन आंशिक और सतत ये 2 प्रयोग के आधार पर होते हैं। और वैसे मूलतः पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे आपको पता है पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, ये सारे पॉजिटिव पुनर्बलन है। और नकारात्मक के अंतर्गत जैसे डांटना, बच्चे को डांटना, फटकारना या शारीरिक दंड से पीटना, ये सारे नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं।
और एक पॉइंट यहाँ नीचे लिखा है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा बेहतर होता है। आंशिक पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि जो समय समय पर थोड़ा थोड़ा दिया जाए वो आंशिक पुनर्बलन होता है, और सतत पुनर्बलन क्या होता है, जो नियमित तौर पे दिया जाए। तो टीचिंग में, कक्षा में आंशिक पुनर्बलन को ज़्यादा महत्ता दी गई है, न कि सतत पुनर्बलन को। सतत पुनर्बलन निगेटिविटी प्रदान करता है। अब आगे और देखेंगे, आगे है सकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य सीखने की गति को तीव्र करना होता है। जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, सीखने की गति तीव्र हो, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य अवेक्षित व्यवहारों को विकसित होने से रोकना होता है। मतलब क्या लिखा है, जो आपका पॉजिटिव पुनर्बलन होता है, स्किनर के अनुसार इन्होंने ये बताया कि जो पॉजिटिव पुनर्बलन होता है उससे सीखने की गति तीव्र होती है, लेकिन जो नकारात्मक निगेटिव पुनर्बलन होता है ये आपका टीचिंग में बेहतर है भी, देना भी चाहिए और नहीं भी देना चाहिए, लेकिन ये आपके व्यवहार में, जो व्यवहार में आपके विसंगतियां आती हैं, या आपके कह लें या बच्चों के व्यवहार की विसंगतियों को रोकने के लिए कि उनके व्यवहार में कोई गंदी आदत ना लगे, उसके लिए ये नकारात्मक पुनर्बलन ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। सकारात्मक पुनर्बलन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक। अभी आप इतना याद रखिए, क्योंकि केवल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सकारात्मक पुनर्बलन होता कितने प्रकार का है, शाब्दिक और अशाब्दिक। बाकी आपको पूरी उससे मतलब नहीं है। जब वो पुनर्बलन टॉपिक आएगा वहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आगे अगला पॉइंट दिया है, स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे और कबूतरों पर किया जिनसे तीन बातें सिद्ध होती हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो इनका प्रयोग था चूहे और कबूतरों पर था, जिससे तीन बातें सिद्ध होती हैं। तीन बातें क्या सिद्ध होती हैं? आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आंशिक पुनर्बलन क्या होता है कि जो समय समय पर दिया जाता है, कि जैसे मान लो एक यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है बच्चे को, बच्चा यहाँ से यहाँ तक दौड़ा, अब उसको यहाँ से धक्का देना कि और दौड़ो। यहाँ पे ये जो बीच बीच में ये दिया जाता है ये आंशिक पुनर्बलन होता है। यही इसी को पुनर्बलन कहते हैं। ऐसे आंशिक पुनर्बलन मिलता चला जाएगा, बच्चा अपने जहाँ तक उसे जाना होगा वो अपने स्थान तक पहुँच जाएगा। यही हाल इन्होंने अपने प्रयोग में बताया था कि चूहे ने ऐसे ऐसे करके कठिन से कठिन रास्ते को ब्रेड का टुकड़ा देख देख के, यानी कि अपना पुनर्बलन देख देख के और करते हुए एक कठिन रास्ते को पार कर लेता है। यही इनकी थ्योरी में है। वही ये इन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। आगे क्या है? पुनर्बलन क्रिया के अंत तक दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर ये कहने का मतलब ये है कि पुनर्बलन का मतलब ये है कि कोई क्रिया चल रही है, ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में पुनर्बलन दिया और फिर नहीं दिया। अगर ऐसा करेंगे तो वो क्रिया पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर स्किनर ने यहाँ से यहाँ ये ऐसे रास्ता, कठिन रास्ता था, इन्होंने यहाँ पे इतना ही अगर ब्रेड का टुकड़ा लगाया होता तो चूहा यहाँ तक जाता और यहाँ से फिर वापस लौट आता। इन्होंने पूरी क्रिया के दौरान इन्होंने ब्रेड के टुकड़े लगाए और चूहा अपना पूरा मार्ग तय कर लेता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि पुनर्बलन क्रिया के अंत तक दिया जाना चाहिए, न कि बीच में रोक देना चाहिए। और क्या है? पुनर्बलन आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर पुनर्बलन आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं कक्षा में प्रयोग। कक्षा में कैसे इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? पहला पॉइंट दिया है, बच्चों के शब्दकोश में बढ़ोतरी के लिए आरएस थ्योरी का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों के शब्दकोश में बढ़ोतरी के लिए आरएस थ्योरी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको टॉफ़ी दूंगा,
आप दस्तक पहाड़ा सुना के लाना, या आप टेबल याद करके लाना, या आप इन शब्दों को पढ़ के आना। तो ऐसी यही है हमारी आरएस थ्योरी। यही चीज़ अगर हम बार बार करते रहेंगे तो इनके शब्दकोश में बढ़ोतरी होगी। दूसरा क्या है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इनकी मानसिक शक्तियों का विकास भी किया जाता है। दूसरी चीज़, अगला पॉइंट है, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी इनका प्रयोग बहुत कारगर साबित है। बच्चे प्रेरित होंगे, कैसे प्रेरित होंगे, वही चीज़ है कि अगर आप पुनर्बलन देंगे उनको, पुनर्बलन वो किसी टाइप का हो सकता है, ऐसा नहीं कोई आप पुरस्कार ही दे रहे हैं, आप कुछ ही दे रहे हैं, आप उनको कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, ये भी आपके एक शैक्षिक शिक्षण में पुनर्बलन का कार्य करेगी। या आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, शाबाश वेरी गुड, ये भी पुनर्बलन का कार्य करेगा। या आप उनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कोई टॉफ़ी दे रहे हैं, ये भी आपका पुनर्बलन का कार्य करेगा। तो पुनर्बलन ऐसा नहीं कोई एक टाइप का होता है, टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग पुनर्बलन को सेट कर सकता है, उनको दे सकता है। वो या तो उसको मुंह से वर्बल बोल के ऐसे बता सकता है कि हाँ शाबाश वेरी गुड, या वो कि आप पढ़ के आना, ये करके आना, आप टेबल याद करके आओगे तो आपको एक बिस्किट मिलेगा। ऐसे आगे है, यही लिखा है बच्चों को प्रेरित करने के लिए, बच्चे इससे प्रेरित होते हैं। अगला है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए यह सिद्धांत सहायक है। बिल्कुल सही बात है, जो मंदबुद्धि, जो दिमाग से थोड़े कमज़ोर होते हैं बच्चे, उनके लिए यह सिद्धांत बहुत कारगर साबित होता है। आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन, इनके सिद्धांत को अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन है क्या, जानेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ से स्किनर की थ्योरी से क्वेश्चन 2-3 बार बन चुका है। अब जो साइकोलॉजी जहाँ पूछी जा रही, वहाँ स्किनर की थ्योरी से अभिक्रमित अनुदेशन से ही क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि अब मैंने जैसा आपको हर एक थ्योरी में बताया है, हर एक चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया है कि अब एग्जामिनर स्मार्ट हो गए हैं। वो अब घिसे पिटे क्वेश्चन की प्रयोग किस पे था, चूहे पे का किसके लिए किया, सिद्धांत का क्या नाम था, ये अब नहीं पूछते। सिद्धांत भी पूछेंगे तो वो टफ वाले पूछेंगे उनके उपनामों से। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, नैमित्तिक अनुबंधन, यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत ऐसे पूछेंगे, या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ये चीज़ें पूछेंगे। या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को बोलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन या रेखीय अनुदेशन, इनके दो नाम है। अभिक्रमित भी लिखा हो सकता है, रेखीय भी लिखा हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। क्या है अभिक्रमित और रेखीय अनुदेशन? क्राउडर के शाखीय अनुदेशन की आलोचना करते हुए स्किनर ने रेखीय अनुदेशन प्रस्तुत किया। यानी कि एक चीज़ यहाँ से देखिए, क्राउडर ने शाखीय अनुदेशन, एक बार डीएसएसबी की परीक्षा में पूछ चुका है, शाखीय अनुदेशन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा, क्राउडर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। इनके सिद्धांत की आलोचना करते हुए स्किनर ने रेखीय अनुदेशन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। स्किनर का मानना था, क्या मानना था इस सिद्धांत में, इन्होंने बताया क्या है। स्किनर का मानना था, किसी भी विषय को सीखने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण एक सीधी रेखा में होना चाहिए। स्किनर ने ये बोला कि इनके सिद्धांत का नाम है अभिक्रमित या रेखीय। रेखीय मतलब ये चीज़ सीधी रेखा में, ये चीज़ ये रेखी हो गया। तो इनका मानना था कि किसी भी क्रिया को सीखने के लिए उसका जो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए वो सीधी रेखा में होना चाहिए, वो सीधी रेखा में होना चाहिए और कई चरणों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पूरा एक शुरू हुआ और एंड हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कई छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होना चाहिए, टुकड़ों में विभाजित होना चाहिए, और प्रत्येक चरण के बाद पुनर्बलन देना चाहिए। सही बात है। इन्होंने ये बोला कि कोई भी क्रिया को सीखने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रेखा में होना चाहिए, और वो उसको कई चरणों में डिवाइड करना चाहिए, और कई चरणों में डिवाइड करने के बाद हर चरण के बाद उसको एक पुनर्बलन देना चाहिए। बिल्कुल अपने थ्योरी वाली बात बोली है कि जैसे ये वाला बॉक्स मैंने आपको बताया कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, उसको उन्होंने धीरे धीरे कई चरणों में डिवाइड किया, और एक टुकड़ा खाता था, लाइट जलती थी, लाइट जलने के बाद उसको टुकड़ा मिलता था, यानी कि लाइट जलना पुनर्बलन का कार्य कर रहा था, उसको टुकड़ा मिल रहा था, फिर आगे बढ़ रहा था। यही चीज़ इन्होंने बोली है, और ऐसे ऐसे करके चूहा अपनी रास्ता पार कर लेता है।
तो यही चीज़ इन्होंने बोली कि प्रत्येक चरण के बाद उसको पुनर्बलन देना चाहिए। जब एक चरण के बाद बच्चे को पुनर्बलन आप देंगे तो वो दूसरे चरण के लिए अधिक एक्टिव होगा। आगे है चरणों का क्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं है कि उसमें पहला चरण आप कठिन रख दें तो अगले चरण तक बच्चा पहुंच ही ना पाए। पहला चरण जो होता है इजी रखना चाहिए। पहला चरण इजी रखो, उसके बाद आगे टफ रखो। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। आप लोग देखते होंगे कि कोई मोबाइल आज तक स्मार्टफोन आप सभी लोग यूज़ करते हैं, तो कोई भी उसमें गेम आप डाउनलोड करते हैं, कोई भी गेम हो जाए तो उसके कई लेवल होते हैं। उसके कई लेवल होते हैं कि जैसे मान लो 20 लेवल हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि पहला लेवल तो हर कोई पार कर लेता है, बहुत इजी होता है। और पहला लेवल जैसे ही पार हुआ तो मोबाइल में क्या आता है, कांग्रेचुलेसन, ऐसे करके गुब्बारे उब्बारे बिल्कुल सब जलने और बिल्कुल फूटने लगता है, बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल उस पर स्क्रीन पे आपके चलने लगता है। तो वही क्या हुआ, ये हुआ आपका पुनर्बलन। आपको पहला लेवल आपने पार किया, आपको कांग्रेचुलेसन वगैरह ये सब मिला, आप अंदर से प्रेरित हुए कि नहीं मैंने तो देखो खेल लिया, मुझे दूसरा खेलना चाहिए। आप ऐसे करते करते पहला लेवल इजी होता है, दूसरा उससे टफ होता है, तीसरा उससे टफ होता है, धीरे 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 करके आप 20 लेवल खेल जाते हैं। ऐसा सबके साथ हुआ होगा दैनिक जीवन में, क्योंकि आज कल स्मार्टफोन हर किसी के पास है, हर किसी के यहाँ है और हर कोई बच्चा गेम खेलता है। तो ये चीज़ वहीं से इन्होंने बताया है कि जो सॉरी दोस्तों, जो उसके चरण हैं वो सरल से कठिन की ओर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, होना चाहिए और प्रत्येक चरण के बाद पुनर्बलन उसके क्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। शिक्षण की इस विधि को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यही कहलाता है इनका अभिक्रमित अनुदेशन। यानी कि समझेंगे अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत स्किनर साहब ने ये बताया कि किसी क्रिया को सीखने के लिए वो एक सीधी रेखा में होना चाहिए और उसको कई चरणों में डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड होने के बाद उसको प्रत्येक चरण के बाद पुनर्बलन मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो उसका लेवल हो, जो उसका लेवल यानी कि पहला स्तर इजी होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। पहला इजी, फिर टफ, फिर टफ, फिर अंतिम वाला जो चरण हो वो सबसे टफ होना चाहिए। इससे बच्चा आसानी से सीख सकता है। आगे क्या इन्होंने बताया, स्किनर ने एक शिक्षण मशीन बनाई थी जिसका पहला प्रयोग उनके शिष्य सीएल प्रेसी ने किया था। यानी कि स्किनर ने इसी प्रकार की एक शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किया था, शिक्षण मशीन बनाई थी और जिसका पहला प्रयोग उनके शिष्य कौन थे, सीएल प्रेसी ने किया था। ये आपसे पूछा नहीं जाता है, बस आप लोग इतना थ्योरी में याद रखिए। आगे क्या लिखा है, आधुनिक समय में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि द्वारा पढ़ना अभिक्रमित अनुदेशन का उदाहरण है। आधुनिक समय में इस टाइम जो कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस, प्रोजेक्टर पे क्लास चल रही हैं, ये सारा जो जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है आपके यहाँ जितना चल रहा है, जैसे आप यूट्यूब पे ही आप मेरी क्लास कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभिक्रमित अनुदेशन की आधुनिक समय की उदाहरण हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को स्किनर की थ्योरी आज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट, सी टेट, यूपी पीआरटी, डीएसएसबी, हर एक आपके टीचिंग एग्ज़ाम में इनकी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। इनकी थ्योरी में याद रखने वाली बात यह है कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है। इनके सिद्धांत का नाम पहला था साधनात्मक अनुबंधन, नैमित्तिक या नैयंतिक अनुबंधन, और इन्होंने आरएस थ्योरी दी और अभिक्रमित अनुदेशन बताया। दूसरी चीज़ इनका ये मानना था, और एक चीज़ हाँ आप लोग ये याद रखिए, छूट गई है थोड़ा, ये रहने वाले कहाँ के थे, ये रहने वाले थे अमेरिका के। ये भी आप लोगों के यहाँ कभी कभी पूछ दिया जाता है। ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे और एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ये एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आप लोग इतना याद रखना कि इन्होंने स्किनर
अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने आरएस थ्योरी दी, अभिक्रमित अनुदेशन इनके अन्य सिद्धांतों के अन्य नाम हैं। नैमित्तिक या यांत्रिक अनुबंधन इनके सिद्धांत का नाम है। इनका मानना था कि बच्चे को इनका प्रयोग जो था, इनका प्रयोग चूहे और कबूतरों पे था, चूहे और कबूतरों पे था। इनका मानना ये था कि बच्चे के सीखने की गति कम ना हो, वैसे ही मेंटेन रहे, तो उसके लिए बच्चे को समय समय पर पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। पुनर्बलन जब दिया जाएगा तो बच्चे की सीखने की गति जो होगी वो कभी कम नहीं होगी, नियमित मेंटेन रहेगी और बच्चा अच्छे तरीके से सीख सकेगा। और इनके द्वारा जो प्रस्तुत की गई पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। पहली पुस्तक कौन है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी है बॉय एंड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी। तीसरी है वर्बल बिहेवियर। चौथी है साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये 4 किताबें इनके द्वारा लिखी गई। तो ये आप ये लोग ये चीज़ भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और वर्बल बिहेवियर ये 2 बार पूछी जा चुकी है पुस्तकें। आगे इन्होंने बताया कि पुनर्बलन इन्होंने 2 प्रकार का बताया। पहला बताया सकारात्मक, दूसरा बताया नकारात्मक। और प्रयोग के आधार पर भी इन्होंने 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए, आंशिक और सतत। आंशिक और सतत। और स्किनर का ये मानना था कि कक्षा में, क्लासरूम में आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ज़्यादा कारगर साबित होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, तो समय समय पर वो दिया जाना चाहिए। आगे इन्होंने और क्या बताया है? आगे इनका मानना ये था कि इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बताया। अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया? इनका मानना था कि किसी भी विषय को सिखाने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण बिल्कुल सीधी रेखा में होना चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण बिल्कुल सीधी रेखा में होना चाहिए। और दूसरी बात, उसको कई चरणों में डिवाइड किया जाना चाहिए, उसको कई चरणों में डिवाइड किया जाना चाहिए। और डिवाइड करने के बाद जैसे ये एक चरण इतना हो गया, उसके बाद यहाँ पे उसको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ये पुनर्बलन, ये पुनर्बलन। उसके बाद में इनका ये मानना था कि जो ये चरण है, ये मान लो आपका पहला है चरण, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चरण जो हैं ये सरल से कठिन की ओर होने चाहिए। ये सरल टू कठिन, ये सरल टू कठिन, यानी कि सबसे सरल चरण पहला वाला ये सबसे सरल होना चाहिए, ये सबसे सरल होना चाहिए, और ये अंतिम वाला कठिन रख सकते हैं। इससे बच्चा अच्छे से सीखेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। इससे बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। और इन्होंने ये बताया है कि जो आजकल आधुनिक समय में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर हैं, वो हमारे अभिक्रमित अनुदेशन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम लोग नई नई चीज़ें और आप लोगों को अधिक से अधिक अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। और मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।